Hello बच्चों. Now let us start the second part of electrochemistry. 5 बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में. नाउ वी आर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है. यस बच्चों, क्वेश्चन है suggest a way to determine the lambda m naught value of water. ये lambda m naught क्या है बच्चों? lambda m naught होता है मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी और जीरो का मतलब जीरो कंसंट्रेशन, या जिसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे. आपने सॉल्यूशन को इतना ज्यादा पानी डालकर डाइल्यूट कर दिया है कि चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है, दोनों के दोनों 100% आयनाइज हो गए. अब हमें पता है कि कोलरिश लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा. डू यू नो व्हाट इज कोलरिश लॉ? कैन यू रिमेंबर दैट लॉ? कि जब जीरो कंसंट्रेशन होती है तो जितना भी आयंस मिले हैं by the complete dissociation of electrolyte, whether it is strong or weak, कोई फर्क नहीं पड़ता, because both gets ionized completely, then the total conductivity of all these plus and minus ion will be equal to the conductivity of the electrolyte. अब बच्चों वाटर कैसा है? वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप इसकी कंडक्टिविटी को कैसे पता करोगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग की कंडक्टिविटी तो हमें गिवन होती है और इवन हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, दैट इज नोन टू अस. मगर वीक की कंडक्टिविटी हम इस कोलरिश लॉ की मदद से निकालेंगे. तो कोलरिश लॉ के हिसाब से बच्चों मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है वाटर की, देन वी शुड नो द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एंड द कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस आयन. भाई H प्लस और OH माइनस की कंडक्टिविटी अगर आपको इंडिविजुअली न्यूमेरिकल फिगर में गिवन हो, आप उन दोनों को जोड़ोगे तो कंडक्टिविटी हमें वाटर की मिल जाएगी. और जरूरी नहीं बच्चों कि आपको इंडिविजुअली ये प्लस और माइनस आयन की कंडक्टिविटी सेपरेटली प्लेस्ड मिल जाए. और क्या हो सकता है? द अदर पॉसिबिलिटी इज कि आपको इसके साथ जो कंडक्टिविटी मिलती है उसमें कुछ और आयंस अटैच हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट द कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज गिवन टू अस. भाई HCl में H प्लस की कंडक्टिविटी तो है, yes, but that also contain the conductivity of what? Conductivity of Cl minus. बच्चों HCl strong electrolyte है. Yes, by graphical method we can find out the conductivity of HCl. और बच्चों हमें conductivity given है NaOH की. This one is also strong. तो इसका मतलब the conductivity of Na plus and OH minus ion ये भी हमें मिल गई. तो चलो HCl की कंडक्टिविटी मान लेते हैं बच्चों X और NaOH की कंडक्टिविटी को कंसीडर कर लेते हैं Y. तो अगर हम बच्चों इन दोनों को ऐड करते हैं तो यस हमें कंडक्टिविटी मिलती जरूर है H2O की, मगर बच्चों इसके साथ हमें कंडक्टिविटी दो आयंस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन एंड कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन. तो इसका मतलब अगर बच्चों हमें कंडक्टिविटी इन दोनों आयंस की कहीं कॉम्बिनेशन में मिल जाए, यानी कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंड दिस वे x प्लस वाई माइनस जेड. क्या बचेगा बच्चों? Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों हट जाएंगे एंड देन it will left with the conductivity of only water. Clear है बच्चों कि how we'll find the conductivity of water? By adding the conductivity of HCl and NaOH and then subtract the conductivity of NaCl. Yes बच्चों, please note down the answer of this question this way. Yes.
by adding the conductivity of HCl and NaOH and subtracting the conductivity of NaCl. Even you can note down the way as I discussed. ऐड करो पहले आप HCl और NaOH को और उसके बाद NaCl को घटा दो. Now moving to the next question. Question है बच्चों, how the pH of brine be affected when it is electrolyzed? ब्राइन क्या है बच्चों? ब्राइन बच्चों सोडियम क्लोराइड, नमक का पानी है. अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा? पीएच बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा. पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, और अगर बच्चों सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा, और अगर बेसिक हो जाए तो pH 7 से ऊपर चला जाएगा. Now let us see what happens when the electrolysis of NaCl aqueous is done. NaCl का मतलब सॉल्यूशन के अंदर जब हम करंट पास करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है. वाटर है तो H प्लस और OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है. तो बच्चों यहां हमारे पास इन कंपटीशन 2 पॉजिटिव आयन हैं और 2 नेगेटिव आयन हैं. तो यहां पर बच्चों देखें किसकी ताकत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की या इलेक्ट्रॉन को देने की. तो जब हमने देखा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आउट ऑफ सोडियम एंड H प्लस आयन, दिस H प्लस आयन पिक्स अप एन इलेक्ट्रॉन एंड गोज एट कैथोड. राइट बच्चों? और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी अगेन हमारे पास क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयन है. And we observed in the electrolysis of this one, the Cl minus ion goes at anode and thus it liberates chlorine gas, and at cathode hydrogen gas evolves. तो बच्चों हुआ क्या, सॉल्यूशन में अब रिमेनिंग जो 2 आयंस बचे दैट इज NaOH. और अगर सॉल्यूशन में सिर्फ NaOH बचेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो गया बच्चों? सॉल्यूशन हो गया बेसिक. And if the solution is basic, what does it mean? It means the pH of the solution will rise. It will go above 7. तो आंसर बना pH will increase. तो देखिए बच्चों, how you have to write the answer of this question in a very simple line. Note down this. It will increase due to the formation of NaOH. जो भी pH सॉल्यूशन का होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर बनना शुरू हो जाएगा. एंड एज द नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन दिस सॉल्यूशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेम सम मेटल which are extracted electrolytically. देखो बच्चों, अगर हम केमिकल रिडक्शन मेथड अप्लाई करें तो क्या तरीका होता है. फॉर एग्जांपल लेट वी हैव दिस कॉपर सल्फेट. तो अगर बच्चों हमें मेटल कॉपर को निकालना है तो व्हाट वी नीड अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, which can give electron to this copper, and this way this zinc will become zinc 2 plus and will connect with this sulfate and the copper will get deposit on the electrode. तो आपको चाहिए more active metal means which has the stronger part to donate electron. तो अब क्वेश्चन है कि कॉपर की जगह ऐसा कौन सा मेटल हो जो इलेक्ट्रोलिटिकली इसको रिड्यूस किया जाए, जिसको इलेक्ट्रॉन देना इतना भारी पड़ जाए कि केमिकल रिडक्शन से यू कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू इट. फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट बैटरी. तो बच्चों वो तो वही हो सकते हैं जो खुद मोर एक्टिव हो, जिनकी खुद की इलेक्ट्रॉन देने की ताकत बहुत बहुत ज्यादा हो और हम किसी और मेथड से, केमिकल मेथड से इलेक्ट्रॉन उनको ना दे पाए. देन बाय कनेक्टिंग बैटरी we can reduce them electrolytically and thus separate out. तो इसके लिए बच्चों हमारे पास कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और एल्यूमिनियम है.
कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनके लिए जनरली हम क्या करेंगे बच्चों, दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इफ वी वांट टू रिड्यूस देयर आयन, if we want to give electron to their ions to make them, on that case we will prefer electrolytic reduction. So this was the very simple question and very simple answer. Answer is calcium, sodium, potassium and aluminium are extracted electrolytically. Now moving to the next question. Suggest two material other than hydrogen that can be used as a fuel in fuel cell. देखो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोड से जाएंगे और वाटर बनाएंगे, दिस इज द सेल। एंड अदर देन दिस व्हाट अदर फ्यूल कैन बी देयर जो फ्यूल सेल में इस्तेमाल होते हैं। सोचो बच्चों सोचो जब तक ये स्लाइड डाउन होती है, बिकॉज हियर वी हैव टू एग्जांपल्स, वन इज CH4 and other one is CO. Yes, here we have these two fuel which can be used in fuel cell. Now this was a very simple question. Now moving to the next one. Arrange the following metals in which they displace each other from the solution of their salt. देखो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट, द रिएक्शन विच वी जस्ट स्टडीड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के केस में कौन डिस्प्लेस करता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की ताकत ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत जिसकी कम होती है। तो जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, lower reduction potential will be more active, सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। तो देखो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों सबसे कम किसका है, मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूं बच्चों, मेरे पास नोटेड है। यस बच्चों, कॉपर की +0.34, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। एंड आफ्टर दैट एल्यूमिनियम की है बच्चों 1.66 वोल्ट, ये माइनस में है। मैग्नीशियम की -2.36 वोल्ट, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। जिंक की है बच्चों -0.76 वोल्ट, बचा कोई 4, 1 2 3 4। आयरन बचा, आयरन की है बच्चों -0.44 वोल्ट। अब आप देखो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, which has got the lowest value of reduction potential? Yes, out of that, which has the most negative value? Yes, this one has got the most negative value, -2.36, मैग्नीशियम। अरेंज करो बच्चों, जब तक मैं इस स्लाइड को ड्रैग करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि हम एक्टिविटी सीरीज को कम कर सके। तो आफ्टर मैग्नीशियम देखो इसके बाद इससे लिटिल अप कौन सी वैल्यू है, एंड अरेंज इट to the top, and the answers are, these are magnesium, and after that you will find aluminium, then zinc, after that iron, and at last copper. Copper has got the positive value of reduction potential. तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा हुआ बच्चों, मैग्नीशियम, then aluminium, then zinc, then iron, then copper. This is the decreasing order of their reactivity. Now, moving to the next question. Question है बच्चों, what is the relationship between Gibbs free energy of the cell reaction in a galvanic cell, यानी कि डेल्टा G, and the EMF of the cell? इसका रिलेशन किससे चाहिए बच्चों, EMF से। डेल्टा जी और ईएमएफ का रिलेशन बच्चों, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है मेजर ऑफ यूजफुल वर्क, मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगती है ईएमएफ की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ज का। इफ NF Faraday चार्ज इज पास्ड, सो दिस विल बी द टोटल चार्ज,
है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 फेराडे चार्ज जाता है, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो nf फेराडे चार्ज जाएगा। तो डेल्टा जी विच इज द मेजर ऑफ यूजफुल वर्क, it is related to this E naught through this relation. Now, when will the maximum work done obtained from galvanic cell? मैक्सिमम वर्क के लिए हमने क्या पढ़ा बच्चों, मैक्सिमम वर्क कब होगा, Wg is maximum, ये हमें मैक्सिमम चाहिए। when it will get the maximum work, when the value of delta G is negative, यानी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, इट विल बी फिजिबल ओनली व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, देन ओनली वी कैन ऑपरेट द सेल, द रिएक्शन विल बी ऑटोमेटिक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आंसर लिख लो बच्चों इसका। Delta G is minus NF E naught. This is the relationship. Delta G naught negative क्या है? That is equal to W maximum. Decrease in free energy is the measure of maximum work obtainable from the cell. Given the standard electrode potential, पोटाशियम का है बच्चों -2.3, सिल्वर का 0.80, मरकरी का रिडक्शन पोटेंशियल 0.79, मैग्नीशियम का -2.37, क्रोमियम का -0.74, अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। किसकी इलेक्ट्रॉन देने की ताकत सबसे ज्यादा है, यानी किसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर मोस्ट है, सबसे लोअर मोस्ट बच्चों ये रहा बच्चों पोटाशियम। नोट करते हैं, चलो मैच करते हैं बच्चों हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को करेक्टली लिख पाते हैं या नहीं। आफ्टर दैट सेकंड नंबर -2.93 के बाद -2.37, बच्चों कुछ अगर ऊपर नीचे होगा तो हम कट करके दोबारा लिख लेंगे। ये हुआ -2.37, उसके बाद बच्चों -0.74 क्रोमियम, -0.74, उससे कम आ जाओ, उससे कम बच्चों नेगेटिव में तो नहीं है, ऊपर बढ़ेंगे पॉजिटिव में। आफ्टर दैट मरकरी 2+ से मरकरी +0.79 एंड एट लास्ट सिल्वर Ag plus say Ag, this one is the fifth one, 0.8. So this is the order. Let us check this order. Is it right or wrong? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों, सिल्वर सबसे कम सही था, मरकरी, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड देन पोटाशियम इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी किसकी सबसे ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन देने की, पोटाशियम की, which has got the lowest value of reduction potential, right? और इस तरीके से बच्चों बाकी का पोर्शन। तो ये बच्चों यहां तक क्वेश्चन हमने कवर किए, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। और बच्चों पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करोगे मेरा भी दिल लगा रहेगा वीडियोस बनाने में, आप रिवीजन नहीं करोगे तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं हम दोनों का, स्टूडेंट टीचर दोनों का एक्साइटमेंट लेवल मेंटेन रहे और हम पढ़ते पढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय।